आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। पूछता है भारत अर्नब के साथ को प्रेजेंटिंग किया कारंस ग्लेविस, को पावर्ड बाय सेंचुरी फ्लाई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ आज शुक्रवार एक बार फिर पूछता है भारत। दोस्तों, पॉलिटिकल सर्कल्स यानी कि जो राजनीतिक सर्कल्स हैं उनमें एक तरह से हलचल हो गई है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मल्टी पार्टी डेलीगेशन भेज दी दुनिया भर में। यह कभी नहीं हुआ। किसी भी प्रधानमंत्री ने आज से पहले कई बड़े राष्ट्रीय विषय पर यह नहीं कहा कि देश की रिप्रेजेंटेशन मल्टी पार्टी डेलीगेशन करेगी। हां, वाजपेयी जी को भेजा गया था इंदिरा गांधी जी के समय में, बट एज एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति विशेष को भेजा गया था। इस बार पूरी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है सबको एक साथ करके नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जाइए 30 देशों में जाइए, और किस पार्टी से है इसको बारे में पूरे भूल जाइए। किस पार्टी से है कोई मतलब नहीं पड़ता। आप कांग्रेस से हो, आप समाजवादी पार्टी से हो, आप ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन से ही हो, मगर आप देश को रिप्रेजेंट कीजिए। कितना बड़ा सोच है, कितनी बड़ी सोच ये है। ये कभी भी नहीं हुई है। 1974 में जब पहली न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन हुई पोखरण में, उसके बाद कोई ऑल पार्टी डेलीगेशन दुनिया भर नहीं गई। दुनिया भर में कोई ऑल पार्टी डेलीगेशन कभी गई थी क्या? कभी नहीं। सिर्फ सरकार अपने सरकारी लोगों को भेजती। और देखिए ये क्या विजनरी सोच है, कितनी दूरदर्शिता है इसमें कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देश की जब नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्र सर्वोपरि के फिलॉसफी को देखते हुए हम हर पार्टी के लोगों को, हर पार्टी के एमपी को, वो सुप्रिया सुले हो एनसीपी की, कर्णी मोड़ी जी हो डीएमके की, सलमान खुर्शीद या मनीष तिवारी हो कांग्रेस पार्टी के, वो देश का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। और किस तरह की रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो डेलीगेशन जाती है उसमें 50% बीजेपी और एनडीए के लोग हैं और 50% विपक्ष के लोग हैं। 50% विपक्ष के लोग हैं। इतनी बड़ी सोच। दोस्तों, ये जो राहुल बाबा की जो संविधान खतरे में है ब्रिगेड है ना, वो चुप है, कुछ बोल नहीं पा रही है। ये हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली के बाहर बैठते हड़ताल करते हैं और कहते हैं कि डेमोक्रेसी इन डेंजर, भारत का संविधान खतरे में है। और इसी झूठ को फैलाते हुए इन्होंने 2024 के राष्ट्रीय चुनावों में उन्होंने एक तरह से र्यूमर कराने की कोशिश की कि अगर नरेंद्र मोदी जी वापस आ जाएंगे तो संविधान खतरे में, देश खत्म है, विपक्ष तो है ही नहीं। अरे राहुल बाबा, आज जब ये मल्टी पार्टी डेलीगेशन पूरे दुनिया भर में जा रहे हैं और पनामा से लेके जापान तक, अमेरिका से लेके साउथ अफ्रीका तक हमारी ऑल पार्टी डेलीगेशंस भारत की रिप्रेजेंटेशन कर रही है, तो आपको जलन क्यों हो रही है राहुल बाबा? आपको जलन क्यों हो रही है? इतनी जलन हो रही है राहुल बाबा को, कोई इनको बर्नौल दे दे। इतनी जलन हो रही है राहुल बाबा को कि वो जयराम रमेश को कह रहे हैं, जाके बोलिए कि आतंकवादी भी बाहर हैं और ऑल पार्टी डेलीगेशन के सांसद भी बाहर हैं। इतनी गंदी सोच। इन सांसदों की कंपैरिजन ये आतंकवादियों से कर रहे हैं, खुलकर कर रहे हैं। इसलिए मैंने कल अंग्रेजी चैनल में कहा था, आइसोलेटेड है, ये बिटर है, ये अंदर से अंदर जल रहे हैं, हर दिन जल रहे हैं कि क्या हो गया, अब कोई हमारी बात नहीं सुनता है। देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी की नहीं है। और आपको लगेगा शायद मैं कांग्रेस पार्टी पर सॉफ्ट हो गया हूं, मगर मैं कहूंगा आपको, प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी के नहीं है।
प्रॉब्लम इस परिवार की है। ये ग्राफिक देखिए दोस्तों, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके साथ ओवैसी हैं, शरद पवार है, ममता बनर्जी भी हैं, अखिलेश जी भी हैं, मनीष तिवारी भी कांग्रेस के हैं, स्टालिन जी भी हैं, सब लोग एक हैं क्योंकि वो देश के लिए। और एक तरफ है राहुल बाबा, रॉबर्ट वाड्रा और सोनिया गांधी। दोस्तों, ये गला घोटते हैं, अपने नेताओं के गला घोटते हैं। ये कांग्रेस पार्टी नहीं, ये कांग्रेस पार्टी की तो शीर्ष परिवार है, टॉप फैमिली, वंशवाद वाली फैमिली, वाड्रा गांधी परिवार। ये वाड्रा गांधी परिवार गला घोट के आपके नेताओं से ये अर्बन नक्सली सोच और टुकड़े टुकड़े भाषा फोर्स करके बुलवाती है। और इनके कई लोग हैं, जयराम रमेश है, रणदीप सुरजेवाला है, पवन खेड़ा है, ये सारे लोग जो है परिवारवादी लोग हैं, परिवार के इर्द गिर्द घूमते हैं। इनके लिए परिवार नंबर 1 है, देश नंबर 1 नहीं है। इसीलिए ही तो जयराम रमेश ने कल कहा कि आतंकवादी भी बाहर घूम रहे हैं खुलकर, और ये ऑल पार्टी डेलीगेशन के सांसद भी घूम रहे हैं। ऐसी कंपैरिजन कौन कर सकता है? जिसकी अर्बन नक्सली सोच हो वही कर सकता है। बुरा लगेगा जयराम रमेश को। और ये गला घोट रहे, इसकी प्रूफ क्या है? प्रूफ ये है कि मनीष तिवारी ने जब ऑल पार्टी डेलीगेशन में वो दोहा में थे तो उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी तो कुछ और कह रहे, तो उन्होंने कहा नहीं, ये झूठ है कि हमने कोई एडवांस वार्निंग दी पाकिस्तान को। जो झूठ फैलाकर ये लोग, जयराम रमेश, पवन खेड़ा, रणदीप सुरजेवाला, ये वंशवादी कांग्रेस वाड्रा परिवार के जितने लोग हैं और जितने चमचे हैं, ये जो बात फैला रहे हैं ना कि हमने एडवांस वार्निंग दी, कोई सोच भी सकता है नरेंद्र मोदी जी जो घर में घुसकर मारते हैं वो एडवांस वार्निंग देंगे? जयशंकर जी जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनको गद्दार कहते हैं। अरे गद्दार कौन है राहुल बाबा? गद्दार कौन है? गद्दार तो वो होता है जो ऐसी बात करता है जो पाकिस्तान के अखबारों के पहले पन्ने में छपी जाती है। पाकिस्तान के लिए जो पीआर करते हैं वो गद्दार है। मनीष तिवारी ने कहा कि सिर्फ आर्मी और आर्मी की कांटेक्ट थी, इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी अपना झूठ फैलाती है। सलमान खुर्शीद ने कल बड़ी बात कही, वो जकार्ता इंडोनेशिया में थे। इन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी के नेता है, इन्होंने कहा सबसे अच्छी बात, अच्छा काम नरेंद्र मोदी सरकार ने यह किया है कि 370 को हटा दिया, एब्रोगेट कर दिया। मगर कांग्रेस पार्टी की क्या लाइन है कि 300 हम आएंगे तो 370 वापस लाएंगे। अब सोचने की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के अपने नेता अपने परिवार की जो फिलॉसफी है उसको चैलेंज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो विदेश में है, क्योंकि वो देश की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, क्योंकि इंडोनेशिया और दोहा में कोई उनका गला घोट के उनसे कुछ अर्बन नक्सली शब्द या सोच बुलवा नहीं रहा है। ये सच्चाई है। इसलिए मैं कहता हूं प्रॉब्लम कांग्रेस की नहीं है, प्रॉब्लम कांग्रेस की शीर्ष परिवार, टॉप फैमिली, जो कांग्रेस पार्टी वाड्रा परिवार की जो डायनेस्टी है, जिनको लगता है कि पूरा देश उनके परिवार की संपत्ति है, वही नेशनल हेराल्ड स्कैम वाले, यही परिवार, प्रॉब्लम परिवार की है। ये भारत में कुछ अच्छा हो उनको अच्छा ही नहीं लगता। इसीलिए दोस्तों, एक तरफ है ये परिवार और एक तरफ है सारे पॉलिटिकल पार्टीज और नेता। देखिए, भारत चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गई, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है। इनको अच्छा नहीं लगता कि हम जापान से आगे निकल गए। राहुल बाबा को गुस्सा आता होगा। कभी आपने सुना राहुल बाबा ने कहा है कि बहुत बड़ी कामयाबी है देश की कि हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाले? कभी कहा? कभी नहीं। हमेशा चीन ने अच्छा किया, चीन ने ये क्या, चीन ने वो क्या, चीन ये, चीन वो। अरे क्या एग्रीमेंट है आपकी चीन के साथ? बता दीजिए। पूछता है भारत, दिखा दीजिए। अर्नब गोस्वामी के हाथों में वो पेज दे दीजिए जहां पे आपने दस्तखत किए हैं, जो जिनपिंग के साथ मिलकर आपने दस्तखत किए हैं। बताइए, दीजिए मुझे वो कागज। राहुल बाबा, एक्सक्लूसिव करके आपको एक्सपोज कर दूंगा। आज आंकड़े निकले जीडीपी के, उसमें निकला कि भारत 6.5% की ग्रोथ है और नॉमिनल ग्रोथ है 9.8%। कोई सोच भी नहीं सकता है पूरी दुनिया नेगेटिव ग्रोथ कर रही है, हम 6.5-7% ग्रोथ कर रहे हैं। कभी राहुल बाबा ने कहा कि अच्छी बात हुई नहीं? इनको गुस्सा आता होगा कि अरे हम तो पावर में नहीं और आने भी नहीं वाले हैं, भारत इतना अच्छा कर रहा है। अरे भारत अच्छा कर रहा है क्योंकि अब पावर में नहीं है, सच्चाई है।
देखिए दोस्तों, आज इन्फ्लेशन सबसे, रिटेल इन्फ्लेशन यानी कि कीमतों की जो कैलकुलेशन होती है 3.16% है। 5 सालों में सबसे कम लेवल पर है रिटेल इन्फ्लेशन। कभी राहुल बाबा ने कहा कि इससे राहत मिली मध्यम वर्गीय लोगों को? कभी नहीं कहा। देखिए, प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी की नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ राहुल बाबा और इनकी लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम की है, इनकी टुकड़े टुकड़े अर्बन नक्सली इकोसिस्टम की है। यही बड़ी बात है दोस्तों देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी पावर में आने वाली है, मगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कांग्रेस भी पावर में आ जाए। मगर जिन लोगों ने भारत के स्वाभिमान को बेचा, ये लोग क्या कभी भी हम अलाउ कर सकते हैं भारत में सरकार चलाएंगे? कैसे चलाएंगे? ये तस्वीर देखिए जहां पे वो साइन कर रहे हैं। बहुत बड़ी रहस्य है दोस्तों, बहुत बड़ी रहस्य। देखिए, एआई जेनरेटेड फोटो नहीं है ये। कई लोग, मैं जो फोटो दिखाता हूं कहते नहीं ये एआई जेनरेटेड है। भाई नहीं है, ये सच्चाई है कि जिनपिंग और सोनिया गांधी खड़े हैं पीछे, उनके साइड में आनंद शर्मा है, जिनकी आजकल राष्ट्रवादी सोच बाहर आ रही है क्योंकि इनको किसी ने इनको राज्यसभा का सदस्य वापस नहीं बनाया। मगर दोस्तों 2008 की जो ये फोटो है, इसमें सामने कौन बैठे हैं? उस समय 39 साल के राहुल बाबा। अब राहुल बाबा अब 39 साल की उम्र में चीन गए थे क्या? हाँ या ना? वहां पे आपकी मां सोनिया गांधी जी गई थी कि नहीं? हाँ कि ना? मनमोहन सिंह को इनवाइट नहीं किया, आपको इनवाइट किया। वहां पे जाके किसी एक बड़े होटल में आपने ये दस्तावेज साइन करके कमिट करके आ गए। क्या कमिटमेंट दी आपने? अरे राहुल बाबा, आपने कैसे कमिटमेंट दी? क्या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने राजीव गांधी फाउंडेशन में जैसे रिपोर्ट में कहा गया है सच है कि नहीं है? बताइए देश को कि कई करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। क्यों की? क्या लेना देना? अरे कांग्रेस पार्टी और चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में यह रिश्ता क्या कहलाता है? बताइए। अब ये सवाल मैं करूंगा तो इनको चुभेगी तो कहेंगे अभी अर्नब गोस्वामी को जेल भेजो। अरे दोस्तों, जैसे मैंने कहा, पिछले हफ्ते लोग भेज दिए थे 15-20 लोग मेरे घर में, मेरे ऑफिस में, कि अर्नब गोस्वामी को जेल भेजो। अरे क्या होगा राहुल बाबा? हमारे साथ रिपब्लिक परिवार के कई करोड़ लोग हैं और इस परिवार को मैं चैलेंज कर रहा हूं, पूछ लीजिए लोगों को कितने लोग आपके परिवार को सपोर्ट करते हैं और कितने लोग रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क और हमारे नेशनलिस्ट कलेक्टिव राष्ट्रवादी समूह के साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों, कई चैलेंजेस आएंगी, मगर जिन लोगों ने हमारे देश के नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की है, इनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं हो सकता। देश के सामने कई चुनौतियां हैं। देश के हर बड़े नेता, पॉलिटिकल पार्टीज एक तरफ और राहुल बाबा और ये परिवार दूसरी तरफ। ऐसा क्यों? पूछता है भारत। क्या छुपा रही है ये परिवार? पूछता है भारत। चीन के साथ क्या एग्रीमेंट करके आए हैं ये लोग और ये परिवार और ये पार्टी? पूछता है भारत। और बदलते हुए जमाने में जो बदलती हुई राष्ट्रवादी सोच है, इसके खिलाफ जो खड़े हैं, क्या कभी भी ये पब्लिक लाइफ में हो सकते हैं इस देश में? ये सवाल भी आज पूछता हूं, सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज पूरी दुनिया में है। मेड इन इंडिया हथियारों की ताकत पूरा विश्व मान रहा है। नए भारत के नए पराक्रम से चीन परेशान है तो जोकर शहबाज और फील्ड मार्शल मुनीर सदमे में है। दुश्मन कहीं भी हो, हाँक दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो दुश्मन गिड़गिड़ा रहा था, वो किसी धोखे में न रहे। ऑपरेशन सिंदूर
अभी खत्म नहीं हुआ है। मोदी की चेतावनी के बाद इतना तो तय है कि पाकिस्तान किसी धोखे में नहीं रहेगा, लेकिन लगता है राहुल गांधी धोखे में जी रहे हैं। उसकी झलक उनकी पार्टी में दिखाई देती है। कांग्रेस के अंदर ही दो ग्रुप हैं, एक सबूत गैंग है और दूसरा देश की हकीकत को बयां कर रहा है। चाहे बात जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने की हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर की। The two DGMOs talking to each other. The call was made by the Director General of Military Operations of Pakistan. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी में है या फिर परिवार में। सवाल यह भी कि क्या कांग्रेस मोदी का विरोध करते करते देश विरोध में जुट गई है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि सेना का पराक्रम बताने की जगह परिवार चुप्पी क्यों साधे रहता है, पूछता है भारत। ओके दोस्तों, पूछता है भारत में मेरे साथ आज है रत्नाकर त्रिपाठी जी, कांग्रेस पार्टी के नेता, जगदीश शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फराज किदवाई और ऑपोजिट साइड में हमारे साथ बैठे हैं शहजाद पूनावाला। फराज जी, ये तमाशा कब तक कांग्रेस पार्टी करती रहेगी और आप कब तक चुप रहेंगे? अरे आप कब तक चुप रहेंगे? आप सिर्फ देखते रहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। और वारिस पठान सोचेंगे कि चलिए थोड़ी बहुत सरकार के साथ, देश के साथ खड़े रहे, मगर हमको इंटरनल पॉलिटिक्स करनी है, हमको एंटी बीजेपी स्टैंड बनाए रखना है। मगर फराज किदवाई जी, ये रत्नाकर त्रिपाठी जी है और जगदीश शर्मा जी है। देश के बारे में सोचिए फराज जी, ये जो कांग्रेस पार्टी कर रही है ना, आप सिर्फ साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं बन सकते। तो बताओ। नहीं, आपको, आपके पास आ रहा हूं एक बड़ी अच्छी नहीं, बात। जो मैं एक मिनट, फराज जी, आप साइलेंट स्पेक्टेटर मत बन जाइए, जो खड़े होके कुछ भी, चलो ठीक है हमको एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स करनी है, कुछ भी हो जाए सर, देश के खिलाफ बात हो जाए, मगर हम कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं क्योंकि हमको एमएलए इलेक्शन में इनको 10% वोट इधर उधर ट्रांसफर करना है। राजनीति बड़ी बात होती है, हमें देश से कोई मतलब नहीं है, हमको राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है, रबो राष्ट्र हित यानी कि नेशनल इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है। हमको एक तरह की सेट वाड्रा परिवार की राजनीति करनी है फराज जी। हाँ, और ये क्या राजनीति है जहां पे आप कह रहे हैं जो सांसद जा रहे हैं ना राष्ट्र हित की बात करने, ये सारे आतंकवादी जैसे, और जहां पे क्या ये सबूत मांग रहे, कौन मांग रहे? रेवंत रेड्डी क्या कह रहे हैं शहजाद जी? प्लेन कितने गए? कितने प्लेन? हमारे प्लेन कितने गए? अरे भाई ये पाकिस्तान वाली सवाल, ये पाकिस्तान वाले सवाल। जगदीश जी आप उंगली नीचे कीजिए, आपके खिलाफ पूरी देश की जनता खड़ी हुई है। आज कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी के अपने लोग उनके साथ नहीं है। आपकी जनता मजे लेगी मेरे जवाब का। अरे भाई जवाब ले लो। आपके परिवार और पार्टी अलग हो गई है, समय आ गया आप कांग्रेस आर और ले तो लो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में फूट हो जाए, मतलब फूट तो हो चुकी है, फॉर्मल ब्रेकअप होने वाली है। अगर आपका भाषण खत्म हो गया तो जवाब देना शुरू करूं। पाकिस्तान को बोला जवाब ये क्यों देना चाह रहे? खत्म हो तो जवाब दूं। आपने पाकिस्तान को बोला, जगदीश शर्मा जवाब क्यों देना चाह रहे? तू बीच में बोल भाई, तेरे से बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, अरे तूड़े पे आएंगे, अबे तबे पे आएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी जगदीश जी। जगदीश जी आप वैसे तो बैग उठाइए, गोल्फ बैग उठाइए रॉबर्ट का गोल्फ बैग उठाइए, आपकी हैसियत उतनी है, आपको डिबेट में आप गोल्फ बैग उठाइए, रॉबर्ट का गोल्फ बैग उठाइए, गोल्फ के जूते उठाइए, उनके जूते आपसे बात नहीं करना चाहता। रोबोट की जूती के बराबर भी आप नहीं है। रोबोट के जूते साफ करते थे आप। ये क्या कह रहे हैं आपको? क्या कह आप राहुल गांधी के जूते साफ करते थे। दर्द आपका समझ में आ रहा पूरे देश को। आपसे मैं बात ही नहीं करना चाहता। मैडम की बात का जवाब पर्सनल अटैक है जगदीश जी पर्सनल अटैक मत कीजिए। जगदीश जी पर्सनल अटैक मत कीजिए, पर्सनल अटैक मत कीजिए, पर्सनल अटैक मत कीजिए। तो मैं तो बोल रहा, ये बीच में क्यों खामखा? अरे चौधरी क्यों बन रहा बीच में? आपसे बात कर रहा हूं मैं। अरे ऐसा है, चौधराहट पे तो भारत उतर आया, तो पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा। जवाब देता हूं मैं। और कांग्रेस बिलबिलाने लगी। आपने कहा भारत पे आया तो जगदीश शर्मा रोने लगे, राहुल परिवार सुन लो ना, के रोने लगी। उनको बोलने दो। का भाषण दिया आपने, 15 मिनट का भाषण दिया।
दिया अर्नब जी दिया। ये वो परिवार है, आप बड़े देश में सिंदूर की चर्चा कर रहे हैं, सिंदूर पर बड़ा शोर मचा रहे हैं, घर घर में उस विधवा के घर सिंदूर भेज रहे हैं जिसने पति खो दिया अपना युद्ध में। इसके घर भेज रहे सोनिया गांधी जी ने सुन लीजिए, इस इसकी देश बात फिर पे जवाब दूंगा। अपना सिंदूर न्यौछावर कर दिया। एक भारतीय जनता पार्टी का नेता, आप फेक स्टोरी भेज रहे हैं, आप फेक स्टोरी बेच रहे हैं, आप फेक स्टोरी बेच रहे हैं, आप फेक न्यूज बेच रहे हैं। सरकार ने इसका खंडन किया है, कहीं सिंदूर नहीं भेजा। झूठ बोलते हैं आप, झूठे आप, झूठ बोलते हैं आप, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। बीमार अभी इस लेवल पे गिर रहे हो आप। जगदीश शर्मा जी, इतना गिरेंगे आप, मैंने कभी सोचा नहीं था, मैंने सोचा नहीं था इतना गिर जाएंगे आप। 2000 करोड़ चापलूसी करते हैं, पता है, परिवारवाद करते हैं, इतना झूठ बोलेंगे कि सिंदूर भेजा किसी के घर में। दरवाजे खुलवा देते हैं, झूठे आप। आपके लिए मोदी जी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलवा देते हैं। झूठे नेता है, झूठी पार्टी के झूठे नेता ले जाती है। रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, हिम्मत नहीं है कि उसके घर के बाहर भी अजय को पकड़। देखिए, इनको ना हर समय वॉल्यूम डाउन। रत्नाकर त्रिपाठी जी, प्रॉब्लम क्या है आपको बताता हूं मैं। और फराज जी आप चुप क्यों है? फराज जी आप चुप क्यों है? ये देख रहे हैं किस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है इनके लिए। सिर्फ नहीं, फराज जी देखिए, फराज जी देखिए, जो राष्ट्रहित में हो रहा है, ऑल पार्टी डेलीगेशंस के जो मेंबर्स जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप थोड़ा सा ना कांग्रेस पार्टी से हट के बात कीजिए, या कांग्रेस पार्टी से हटने की जरूरत नहीं है। आप परिवार से हट के अपनी थोड़ी, जो कहते हैं राजनीतिक स्पाइन, पॉलिटिकल स्पाइन, राजनीतिक रीढ़ की हड्डी आपकी होनी चाहिए कि हमारी अपनी लाइन है। कुछ भी ये लोग कहते हैं, क्या कहते हैं ये लोग? शहजाद जी ये कहते हैं कि सांसद आतंकी है, हमने एडवांस नोटिस दी, भारत के विदेश मंत्री गद्दार हैं। ऑपरेशन सिंदूर आपकी अपनी कोई लाइन है कि नहीं है फराज जी? कि समाजवादी पार्टी ने पूरी लाइन अपनी कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के जो परिवार है उनको आप लोगों ने दे दिया, हैंड ओवर कर दिया? अभी तो लग रहा है शहबाज शरीफ को दे दिया। देखिए अर्नब जी, पहले तो मैं आपको ये बताऊं, मैं पहले भी बोल चुका हूं और आज भी बोल रहा हूं कि आपकी रिस्पेक्ट है, आप एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की रीढ़ की हड्डी कितनी है, हमारी स्पाइन कितनी है, उसकी हमें भारतीय जनता पार्टी की तरह सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अभी आपने कुछ चाइना का जिक्र किया जब आपकी डिबेट शुरू हो रही थी, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, पूछता है भारत, अर्नब जी, पूछता है भारत कि एस जयशंकर जी ने अपने ग्लोबल सेंटर फॉर सिक्योरिटी पॉलिसी के भाषण जो कि जेनेवा में हुआ था, वहां पे उन्होंने क्यों कहा था कि वी डोंट हैव द सेम मार्केट एक्सेस इन चाइना व्हाइल दे हैव मच बेटर एक्सेस इन इंडिया? क्यों? किसकी वजह से है? किसकी पॉलिसीज की वजह से है? पूछता है भारत। जवाब देता हूं आपको मैं, फराज जी, जवाब मिलेगा आपको। आपने सवाल किया, आपको जवाब जरूर मिलेगा, और जवाब अभी मिलेगा, इस वक्त मिलेगा, इस समय मिलेगा, इस मिनट में मिलेगी, आपको जवाब मिलेगा। आपको जवाब देता हूं। आपने पूछता है भारत कह के मुझे ललकारा, और जवाब भी सुन लीजिए। आपने कहा कि कांग्रेस किस पार्टी ने, किस सरकार ने चीन के हाथों भारत की इंडस्ट्री को बेच दी? तो सुनने की भी आप ना धैर्य रखिए, क्षमता रखिए। कांग्रेस पार्टी ने बेची, और कांग्रेस पार्टी ने तब बेची जब मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री थे। लिबरलाइजेशन के बाद पूरी भारतीय मार्केट को खोल दी कांग्रेस पार्टी ने, और कहा आ जाओ, पैरासीटामोल भी आपको भारतीय नहीं मिलेगा, आपको पैरासीटामोल भी चाइनीज मिलेगी, आपके खिलौने भी चाइनीज होंगे। अरे आपकी जो कंघी है ना घर में इस्तेमाल करते हैं, वो भी चाइनीज होगी। ये कांग्रेस पार्टी ने लिबरलाइजेशन के नाम पे पूरी चीन को पूरे एक तरह से हैंडओवर कर दिया भारत को कि ले जाइए भारत की मार्केट। पहले, इससे पहले आप न्यू जलपाईगुड़ी जाते थे। मैं जब कांग्रेस पार्टी जब सरकार में थी, हम लोग कॉलेज में थे, हम ट्रेन से जाते थे और न्यू जलपाईगुड़ी क्रॉस करते हैं तो स्मगलर लोग चीन का माल बेचते थे। मगर उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी 1992 के बाद उन्होंने औपचारिक तौर से बेच दिया भारतीय इकोनॉमी को। सवाल पूछा था, जवाब मिला। मुझे मत पूछिए, रत्नाकर त्रिपाठी
त्रिपाठी जी से पूछिए क्या मैं सच बोल रहा हूं कि गलत, पूछिए इनको। अरे रखिए अपनी आईपैड, वो भी चीनी है, ये चीनी आईपैड नीचे रखिए, ये चीनी आईपैड नीचे रखिए, ये चीनी माल, चीनी आईपैड नीचे करिए, ये चीनी टैबलेट नीचे करिए जगदीश जी। ये आप चीनी कंपनियों की मार्केटिंग कर रहे हैं मेरे प्रोग्राम पर। इतनी कौन बैठा है? क्या बैठा है? जवाब मैंने दे दिया, जवाब मैंने, फराज जी ने पूछा, मैंने दे दिया जवाब। ले लीजिए जवाब फराज जी। अर्नब जी अब मुझे मौका देंगे? कर दी, हाँ बिल्कुल मौका ही मौका देंगे, अभी तो बहुत मौका ही मौका है, मैंने तो चौका मार दिया। अब सुनिए रत्नाकर जी को लाइए। अरे ठीक है, आप चौका मारिए, छक्का मारिए, लेकिन अर्नब जी पूछता है भारत कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में $100 बिलियन का इंपोर्ट हुआ और जो हमने एक्सपोर्ट किया वो $16 बिलियन का हुआ। ये इतना ज्यादा ट्रेड डेफिसिट पूछता है भारत क्यों हुआ फाइनेंशियल ईयर 2024 में? अर्नब जी पूछता है भारत, मुझे पूछ रहे 2010 में दोबारा सवाल अर्नब गोस्वामी से। सुनिए आप पूरा करने दिए। नहीं, अर्नब गोस्वामी से दूसरा सवाल, दूसरा चौका आप देखिए, दूसरा चौका। आज मैं तो 6 चौके मार के निकलूंगा। मेरी बात सुनिए। आपका सवाल था कि ये ट्रेड इंबैलेंस क्यों है। अरे वारिस जी, मैं ये चौका मार के मैं रिटायर कर जाऊंगा, मेरी तो सेंचुरी बन गई। 7:25 भी नहीं हुए, मैंने सेंचुरी स्कोर कर दी। बोलने तो दो। अरे सवाल इन्होंने मुझे पूछा, 6 बॉल पे 6 छक्के, सवाल इन्होंने मुझे पूछा है। जरा बोलने दो। मैं सवाल का जवाब मिलेगा। अर्नब गोस्वामी को कोई सवाल पूछता है, मैं ये अंडर हैंड बॉलिंग नहीं करता आपकी तरह से। अरे रुक जाइए, ये डिबेट की आईपीएल मैच चल रही है, इधर फाइनल चल रहा है हमारा, आप डिस्टर्ब मत कीजिए। आप नए खिलाड़ी है, फराज जी पुराने खिलाड़ी है, और मैं इनको जवाब देता हूं। फराज जी जवाब, ऐसा जवाब सुनिए, ऐसा जवाब। फराज जी, आपके जो नेता प्रतिपक्ष है राहुल बाबा, ये जहां पे जाते हैं कहते हैं चीन की मैन्युफैक्चरिंग बहुत बढ़िया है, चीन को मैन्युफैक्चरिंग आती है, चीन की ये, चीन की वो, चीन की ये, चीन की वो। उनको सुन के तो मुझे लगता है कि चीन के प्रवक्ता हैं। और उसके बाद आप सवाल पूछते हैं कि भारत में चीनी माल क्यों बिकता है। आपने सुना कि नहीं? क्योंकि आपके नेता प्रतिपक्ष चीन की मार्केटिंग करते रहते हैं। अब मुझे बोलने दीजिए। अब बोल रहा हूं आपको। अब मुझे बोलने दीजिए। अब तो मैं, शहजाद जी सामने आई है। लेट मी कंप्लीट। हाँ ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारे राहुल गांधी जी क्या प्राइम मिनिस्टर हैं इस देश के? और दूसरी बात सुनिए, अर्नब जी पूछता है भारत के सन 2010 में जो चाइना की इकोनॉमी थी वो 3.6 टाइम्स ऑफ इंडिया थी, ये बढ़ करके 5.3 टाइम्स हो गई 2022 में। पूछता है भारत, ठीक है, पूछता है भारत अर्नब जी कि 2004 वर्सेस 2014 मैं सिर्फ राबी शहजाद पूनावाला जवाब देंगे। वैसे मैं मूड में हूँ, मगर शहजाद पूनावाला भी मूड में है। मैं अरे चुनौती के समय में हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी राजनीतिक सोच को हटा के राष्ट्रहित में खड़ी हो जाती है, मगर प्रॉब्लम आपकी है, आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति करनी है राष्ट्रीय स्तर पर। ये मत कीजिए फराज जी, ये आप गलत कर रहे हैं, ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति राष्ट्र हित में नहीं है। अरे राष्ट्र की भाषा बोलिए, कभी कभी तो बोल दीजिए। दुआ करेंगे लोग आपको, दुआ करेंगे पूरे भारत में। आप क्यों ऐसी बात करते हैं शहजाद जी? आप आज चुप क्यों हैं? आज आप चुप क्यों हैं शहजाद जी? मुझे लगता है कि मैं राज की भाषा बोल बना लिया। आप आवाज उठाइए, ये ऊंची आवाज वाली शो है, ये ऊंची आवाज वाली शो है। इधर हम खुल के बोलते हैं, हम चीख के बोलते हैं, सच बोलते हैं। बोलिए। आवाज ऊंची करने से बेहतर है कि मैं अपना लॉजिक ऊंचा करूं। फराज जी, मैंने आप एक मिनट, फराज जी आपके साथ डिबेट करेंगे। आप बोलिए शहजाद जी, आपको ऊंची आवाज में बात करनी हो। फराज जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, अगर आपकी अनुमति हो तो ठीक है, वरना कोई समस्या नहीं। क्या बात है? देखिए ऐसा है, मध्यम। अरे भाई साहब, आप आग मत लगाइए, बोलने दीजिए। ऐसा है, देखिए सुनिए, मैं आग नहीं लगा रहा, आग लग चुकी है। हाँ, लग चुकी है, आग लग चुकी है, बहुत जगह पे लगेगी। अब देखिए सुनिए, मैं बताता हूं कि 2014 में ये सब देखने लगे हैं। 2004 में चाइना और भारत का जो ट्रेड था वो $1 बिलियन था।
आपको पता है 36 गुना कैसे बढ़ा? क्योंकि कांग्रेस जो समाजवादी द्वारा सपोर्टेड पार्टी थी उसने कहा कि आरसेप में जाना है और पूरा इतने हमारा जो ट्रेड का बेनिफिट है वो चाइना को दे दिया। मुद्दे पे आई है ना। फिर किस प्रकार से आपने देखा कि आरजीएफ में चाइना का चंदा आया एमओयू साइन होने पर, हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है उसको गिरवी रख दिया गया। अक्साई चीन किसने दिया था? यूएनएससी की सीट किसने दी थी? पीएलए को चावल। अच्छा लग रहा है, ताली बजा रहे हैं आपकी बात डिबेट पर जब चढ़ाई कर रहे थे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप थोड़ा इतिहास और आपके दूसरे पार्टी जो समर्थन में है लेफ्ट पार्टी, सुनिए मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप तथ्य दे दीजिए। लेफ्ट पार्टी ने तो 62 के युद्ध में बोला कि खून देना है भारत को नहीं चाइना को, और आप उनके साथ है। चलिए अब छोड़ देते हैं इस विषय को, दूसरे विषय पे आते हैं, आज के विषय पे आते हैं। भाषा की बात की आपने, देखिए भाषा की क्या उम्मीद करेंगे? सड़क का गुंडा सेना का प्रमुख, सांसद आतंकी, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो छुटपुट है, ऑपरेशन सिंदूर फेलियर है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो मिलिट्री स्ट्राइक के बाद डिप्लोमेटिक स्ट्राइक किया जा रहा है वो बारात है। तो कांग्रेस की भाषा तो हमेशा इसी प्रकार से इंडिया अलायंस की रही है। मैं आज से पूछना चाहता हूं, देखिए हमारे पास क्या है अर्नब जी, आपने देखा होगा अर्नब जी हमारे पास बुरा किया इस देश हमारे पास अर्नब जी हमारे पास आकाश तीर है, इनके पास कांग्रेस के बयानवीर है। और मैं आज कांग्रेस के परिवार का इतिहास बताना चाहता हूं, जस्ट 5 फैक्ट्स। अब रत्नाकर त्रिपाठी जी को जो भी सुनना चाहते हैं ये सुन के भी सुनिए नहीं मणिशंकर अय्यर गए थे पाकिस्तान की भीख मांगने के लिए कि मोदी को हटाना। वो तो हर हफ्ते जाते हैं। सैम पित्रोदा ने कहा कि पुलवामा पाकिस्तान ने नहीं किया। फिर 26/11 के समय पर कहा कि हिंदुत्व है और पाकिस्तान को बख्श दिया गया, पाकिस्तान को क्लीन चिट दी गई। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि डॉसियर आया था 370 का, दे रहे पर राहुल गांधी का बयान छपा था पाकिस्तान का। उसके बाद बीके हरिप्रसाद, वारिस जी आप क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो? वारिस पठान प्लीज डोंट डिस्टर्ब। बीके हरिप्रसाद ने कहा था कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का दुश्मन देश नहीं है, ये बीजेपी का दुश्मन देश हो सकता है। कांग्रेस पार्टी ने 5 वर्षों तक कारगिल का विजय दिवस नहीं सेलिब्रेट किया था। अर्नब जी प्लीज, आई एम रिक्वेस्ट। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो चुप बैठा हूं। ऑडियंसेस डोंट लाइक, मैं चुप बैठा हूं। कांग्रेस पार्टी ने 5 वर्षों तक कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट नहीं किया। मैं रिक्वेस्ट आपके पीसीआर से भी कर रहा हूं, मैं आपके पीसीआर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, मैं बड़ी तैयारी के साथ आता हूं और बहुत ईमानदारी से डिबेट करता हूं। आई रिक्वेस्ट यू लेट मी मेक माय पॉइंट एज अ पर्सन हु वॉचेस द डिबेट। अरे हिंदी में बोलिए, हिंदी भी हूं। इस प्रकार की डिबेट अप्रिशिएट नहीं होती जहां पे मेरी बात को सुनाए भी ना दिया जा सके। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। ये सुनवाने आया। सुनिए अभी मैं 5 तथ्य लाना चाहता हूं, आपको पता है इसको कह रहे वारिस पठान को, जिसको भी सुनना है सर प्लीज भी 5 तथ्य सुनने दीजिए। 1968 में जब 1965 में भारत पाकिस्तान, अरे भाई मेरे को वर्सेस क्या है तो मेरे को सुनो तो सही। भारत जब पाकिस्तान को 1965 में हरा चुका था, 1968 में अर्नब गोस्वामी और आपके दोनों के लिए it's not about the challenge, Arnab. I'm bringing some facts. If they don't want to hear it, if this is the debate, it's a little frustrating. वारिस पठान जी बात नंबर 1, भाई नहीं ऐसे नहीं होता अर्नब। आई एम अलोन, 1 वर्सेस 4 है। आई एम ट्राइंग टू पुट आउट सम फैक्ट्स अबाउट द परिवार। वारिस पठान आप कांग्रेस के परिवार को डिफेंड क्यों कर रहे हैं? भाई बोल देने दीजिए, आपकी भी बारी आएगी। अर्नब ऐसे नहीं हो सकता भाई, मौका दे के आपने ऐसे मौका का नहीं है, मुझे मौका ही नहीं मिलेगा फिर। अरे बारी खिड़की छोड़ो अर्नब जी, मैं मौका दो अर्नब भाई, दिस इज नॉट द वे राइट। अच्छा सुनिए शहजाद भाई, मुझे अपनी बात खत्म करनी। वारिस जी आप 30 सेकंड दे दीजिए, बात खत्म कर रहे हैं। ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपकी प्रॉब्लम है कि आपके पार्टी के नेता भी अंडरस्टैंडिंग में काम करते हैं, मगर आप बदलेंगे नहीं। 30 सेकंड कह रहा हूं, दे दीजिए इनको। 5 इंपॉर्टेंट बोल देंगे 30 सेकंड में। कह रहे हैं मैं धमाका कर रहा हूं 30 सेकंड में। बोलिए, पॉइंट पे आइए, केंद्र बिंदु में आइए, कम टू द मेन पॉइंट। के प्रति ये परिवार की क्या वफादारी रही है? 1948 में सबसे पहले कश्मीर को यूनाइटेड नेशंस ले गए, फिर उसके बाद 1960s में वो कश्मीर के कई हिस्से देना चाहते थे, अग्रीमेंट भी तय कर दिया था कि पीओके को एलओ लाइन ऑफ पीस बना देंगे। फिर 19 रत्नाकर जी सुनिए 828 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान को सौंप दिए, जबकि हम लोग 1965 का युद्ध जीत गए थे। 1971 में हम लोग युद्ध जीत गए थे, उसके बावजूद भी यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेशर में आकर उन्होंने पीओके छोड़ दिया, उन्होंने करतारपुर साहिब छोड़ दिया, जो कि जगजीवन राम ने बताया था कि ले लेना चाहिए था। फिर उसके बाद 1974 में हमारा न्यूक्लियर सीक्रेट देना चाहते थे, और 1994 में हमारी एडवांस मूवमेंट का होगी ट्रूप्स की, वो बताने का अग्रीमेंट रेटिफाई कर दिया। अब मैंने बता दिया आपको 5 ऐसे तथ्य जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान के लिए यह कांग्रेस पार्टी का दिल कैसे धड़कता है। और आज आपने सुना बात, जब शाहबाज मान रहा है प्रहार हुआ, वार हुआ, तो कांग्रेस पीआर कर रही है, बोल रही है कि अगर राहुल गांधी पीएम होते पीओके ले लेते। दिया किसने?
अधीर रंजन चौधरी ने बोला कि 370 नहीं हटा सकते क्योंकि भारत और पाकिस्तान का बायलैटरल मामला है कश्मीर। अरे अभी तो बोलने आपने दो, सैफुद्दीन अभी सोज ने तो कहा कि बताएंगे। पीओके नहीं ले सकते। अरे अर्नब आप ये ना स्टैंड लेने के बाद बोलते वारिस पठान को अब मौका दिया जाएगा, मगर उसके पहले चेतावनी कि वारिस पठान आपके नेता राष्ट्रहित में बात करने पता नहीं बहुत दिनों के बाद, मगर कर तो रहे हैं ना। आपको खुजली क्या है बाइकला में बैठ के? आपको लग रहा है आपको वहां पे वोट नहीं मिलेंगे? देश के लिए देश के लिए बोलिए, राष्ट्रहित में सुनिए राष्ट्रहित में अरे अर्नब गोस्वामी बोलिए। मैं पहले भारतीय हूँ, उसके बाद में मैं पहले भारतीय हूँ। मैं कहता हूँ मैं भारतीय हूँ, उसके बाद मैं हिंदू हूँ। मैं कहता हूँ मैं पहले भारतीय हूँ, उसके बाद मैं हिंदू हूँ। अच्छा आप बोलिए ना, मैं पहले भारतीय हूँ, उसके बाद मैं मुसलमान हूँ। बहुत अच्छी बात वंदे मातरम सुनिए, बोल दीजिए ना, वंदे मातरम बोल। सुनने में अच्छा लगेगा कि मैं पहले भारतीय हूँ। देश बदल रहा है, आई एम फर्स्ट इंडियन। बोलिए। वक्त को बदलते वक्त नहीं लगता। शायरी करेंगे कल तक अर्नब गोस्वामी, बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के मंत्री, सारा राइट विंग असद ओवैसी को बोलता था पाकिस्तान का एजेंट, नियो जिन्ना का भूत उतर गया है, देश एंटी नेशनल, सारी चीजें कल तक बोल रहे थे। और आज यही लोग, अर्नब गोस्वामी इंक्लूडिंग आप, ये बोल रहे हैं कि वाकई में असद ओवैसी साहब भारत देश का असली हीरो है, जिसने विदेश में जाके पर जयराम रमेश आतंकी बोल रहे हैं उसको। जयराम रमेश आतंकी बोल रहे हैं। अरे मियां अपना मिसाइल अर्नब से हटा के जयराम पे दागो। पूरे विश्व के अंदर आपके मिसाइल की डायरेक्शन गलत है। बता दिया कौन सा जीपीएस यूज कर रहे हो आप? नालायक, नकल करने के लिए अकल चाहिए। मत यूज कीजिए। तमाम चीजें पाकिस्तान साइंटिफिक वाला यूज कीजिए। बाहर जाके बोलने की ताकत रखा तो कोई और नहीं। अर्नब से कहा एक बैर है, सुनने की ताकत रखो। ताकत है। अरे आज भी तो अर्नब ने थोड़ी कुछ बोला, आतंकी आपको जयराम ने बोला है। जयराम रमेश 3 बॉल पे 3 छक्के बाकी है। अरे 3 बॉल पे 3 छक्के आप चौके मारते रहो, पर बोलो जयराम रमेश ने मैं जवाब देता हूँ। आप छक्के पे छक्के कैसे अच्छा, लग रहे हैं? वारिस, अरे वो क्या बोल रहे हैं? मैं जयराम रमेश ने बोला असद ओवैसी आतंकी है। मैं जवाब देता हूँ, ये जवाब देता हूँ। मैं जवाब देता हूँ। ओवैसी साहब ने दोस्तों जो दुनिया में जाकर पाकिस्तान का भेद खोला, जो धुलाई की, कोई नेता बता दो अर्नब गोस्वामी किसी ने जाके बोला स्टूपिड जोकर, नकल करने के लिए अकल चाहिए। संजय राउत को समझाओ, वो बाइकला के पास ही रहता है। मैं जवाब अब बाइकला में वो मैं जवाब दे रहा हूँ। वारिस पठान जी जवाब सुनेंगे? खड़े होके एक साथ बोलना चाहिए, हम गलत थे। अर्नब गोस्वामी आपको लाइव चैनल पे बोलना चाहिए कि वारिस पठान में हाथ जोड़ के आपसे बोलता हूं, मैं गलत था। मैं जवाब दे रहा हूं। शहजाद जी एक मिनट, पहले आप चुप रहेंगे जवाब दूंगा, चुप रहेंगे तो जवाब दूंगा, चुप रहेंगे तो जवाब दूंगा। जवाब सुनने की हिम्मत रखो। वारिस पठान सुन लो, पूछता है भारत। अरे तिल मिला रहे हो मेरे सामने। वारिस पठान मेरी बात सुनिए, बोलो। अब थैंक यू। अब आप चुप रहिए तब बोलूंगा। असद ओवैसी साहब जिंदाबाद। अरे रुको ना यार, रुको ना। ये मैं बोल रहा हूँ और पीछे से आप ये गब्बर सिंह डायलॉग दे रहे हो, चलने वाला नहीं है। अब तो सबको सर्टिफिकेट बांट ये पीछे से गब्बर सिंह वाला डायलॉग मत दीजिए मुझे। आप अमजद खान नहीं है। आज पूछता है भारत, पूछता है वारिस पठान, पूछता है भारत, असद ओवैसी साहब देश का हीरो है या नहीं है? अरे एक चुप रहिए ना, जवाब दे रहा हूँ। जवाब वारिस जी दोहराने की जरूरत नहीं है, जवाब दे रहा हूँ। उसके बाद बोलिए, व्हाट्सएप स्क्रीन लाइए। मैं डायरेक्ट जवाब दे रहा हूँ वारिस पठान को, और इनको सुनना पड़ेगा, और ये सुनेंगे जरूर। और अभी सुनते सुनते जवाब सुनिए मेरी, और मैं भी इन्हें बोलने नहीं दूंगा जब तक ये चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि अपने 7 सितारा घर में बैठ के 5 एयर कंडीशनर होते हैं इनके एक रूम में, बैठ के वहां पे अभी लेक्चर दे रहे वारिस पठान। मेरी बात सुनिए। मुझे लगता है कि आजकल दिल्ली में से एंकरिंग हो रही है मेरी। दिल्ली में मौसम बहुत बदल रहा है। वारिस पठान तो देश दुनिया, मेरी बात सुनिए। वारिस पठान जी चुप हो जाइए ना। अरे कोई इनको समझाए ना, कोई इनको कान में बोले। वारिस पठान जी, लोग अर्नब गोस्वामी को सुनना चाहता है, वारिस पठान को नहीं। देश का जवान कांग्रेस। चिल्लाओ भाई, चिल्लाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ, चिल्लाओ वारिस पठान, चिल्लाओ, मन खोल के चिल्लाओ। सैल्यूट मारता हूं चिल्लाओ। हाँ तो ठीक है,
फिर भी आपको टिकट नहीं मिलेगी पार्टी से। एक मिनट मेरी बात सुनिए। हाँ ठीक है, हाँ, ये लास्ट बॉल पे फिर भी टिकट नहीं मिलेगी आपको। 6 छक्के मारूंगा बोला असद ओवैसी आपको इस बार टिकट नहीं देने वाला है, आपकी टिकट कट गई। मेरी बात सुनिए, देखिए। अरे हम तो देशभक्त लोग हैं, आपका सर्टिफिकेट। अरे यार बात सुनो, मुझे सवाल पूछा है वारिस पठान ने। अब वॉल्यूम कम करिए और मेरी बात सुनिए। वॉल्यूम कम करिए, मेरी बात सुनिए, आप देखते रहिए मजा। ये कहते हैं कि अर्नब गोस्वामी वारिस पठान हीरो है, आपको मानना पड़ेगा वारिस पठान हीरो है। तो देखिए दोस्तों, बात यह है कि वारिस पठान हीरो बनने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं और ये सराहनीय है। देखिए, मौसम बदलता है और बदलते मौसम के साथ वारिस पठान भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी सराहनीय है। मगर ये हीरो तभी बनेंगे, ये हीरो तभी बनेंगे वारिस पठान जब ये कहेंगे कि भारत में पकड़े गए संदिग्ध इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी और उनके स्लीपर सेल को जब पकड़ा जाता है तो ये कहेंगे कि मैं इनके लिए एडवोकेट नहीं बनूंगा, क्योंकि 2017 में अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक ने बहुत बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया था। इस्लामिक स्टेट के संदिग्ध आतंकवादियों को पर स्टिंग ऑपरेशन कर दिया था और उसी शाम जब पुलिस इनको पकड़ के ले गई थी, उसी शाम आपके वारिस पठान, आपके असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं इन संदिग्ध आतंकवादियों के लिए मैं फ्री एडवोकेट बनूंगा। तो देखिए, बाहर भारत के बाहर एक रूप और भारत के अंदर एक रूप। मैं तभी वारिस पठान असदुद्दीन ओवैसी का फैन बनूंगा जब वो कहेंगे कि वक़्फ़ के नाम पे भारत को तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। मिल गई जवाब। यहां भी बैठ के करेंगे, वहां भी करेंगे, क्योंकि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है। हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, आपके लिए बीजेपी फर्स्ट है, हमारे लिए नेशन फर्स्ट है। अरे अर्नब गोस्वामी वारिस पठान पैदा हुआ हिंदुस्तान में और मरेगा तो दफना। अरे वारिस पठान ने मरने और मारने की बात मत करो। वारिस पठान, लंबी लाइफ हो आपकी, आप मरने और मारने की बात मत कीजिए। ये कसाब वाली भाषा आपकी अच्छी नहीं लग रही मुझे ये बताइए वारिस पठान, मुझे ये बताइए वारिस पठान, बताइए मुझे जब बाटला हाउस में एनकाउंटर हुई थी, जब जहांगीरपुरी में दंगे करवाए गए थे, जब अंकित शर्मा को मारा गया था, तब आप और असदुद्दीन ओवैसी कहां थे? पूछता है भारत। जब सड़कों को बंद कराने की कोशिश की थी शाहीन बाग में, कहां थे आप तब? मैं सराहता हूं कि आप आज देश के साथ खड़े हैं, मगर आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और आउटसाइड पॉलिटिक्स में कोई अंतर नहीं हो सकता है। पूछता है भारत। हमने समर्थन नहीं किया आतंकवादियों का, हमने कभी समर्थन नहीं किया। हम तो आतंकवादी और वायलेंस के हमेशा अगेंस्ट है। अर्नब गोस्वामी जरा समझाओ। पूछता है भारत कि अर्नब गोस्वामी झूठ क्यों बोल रहा है? पूछता है भारत। वारिस पठान पूछो अर्नब गोस्वामी को। जब 25 अगस्त 2007 में हैदराबाद में 2 धमाके हुए थे और 43 लोगों की मौत हुई थी और 60 लोग घायल हुए थे, तब कहां थे आप वारिस पठान? पूछता है भारत। जब संकट मोचन मंदिर वहां पे ब्लास्ट हुई थी वाराणसी में, मैं कह रहा हूं 20 लोगों की मौत हुई थी रेलवे स्टेशन के बाहर, 7 मार्च 2008 की बात कर रहा हूं, तब आप कहां थे? पूछता है भारत। जस्ट वन। अरे मैं कह रहा हूं अच्छी बात है, आप आज देश के साथ है, मैं भी आपके साथ हूं, मगर आपकी जो भारत के अंदर वाली पॉलिटिक्स है बदलने की जरूरत है उसकी। जस्ट वन, केवल एक लाइन। अरे बोल्ड आउट हो गया, केवल एक लाइन। हिट विकेट हो गए। अरे आईपीएल की फाइनल संडे को है, ये आउट हो गए। आईपीएल नहीं, पीएसएल खेल रहे। सुन लीजिए अर्नब जी, एक ही लाइन, केवल एक लाइन बोलना चाहता हूँ। बोलिए ना, बोलिए, रत्नाकर त्रिपाठी को बोलिए। फायदा नहीं होने वाला है। ऐसे तो कांग्रेस के परिवार का इतिहास दिखा रहे थे वारिस, उत्तेजित हो गए, समझ में नहीं आता। वारिस जी प्लीज, आप जोकरों की तरह डिबेट कर रहे हैं। जोकर ना कहे, नहीं किसी को जोकर नहीं कहना चाहिए। जोकर मत कहिए। अरे तो जोकर कहना गलत है। लगातार कोई बोलते रहता है क्या?
वारिस पठान को जोकर मत हमने तो पाकिस्तान को भाई कैसे बात करे, अरे भाई सुन लीजिए यार, कैसे डिबेट हो रहा है, क्या बताए। देखिए आप रत्नाकर त्रिपाठी जी को बोलिए, कैसा करेंगे? पाकिस्तान पे हमला था और कांग्रेस की पाकिस्तान परस्ती पर हमला था। पता नहीं याकूब, पता नहीं वारिस पठान क्यों इस प्रकार से उछल पड़े, परंतु पाकिस्तान परस्ती के लिए कांग्रेस को डिफेंड कर रहे क्या? सुन लीजिए आप। और जहां तक आपकी जो ईमानदारी और नैतिकता का सवाल है, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाली कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, सुनिए, मैं हाँ तो सुनिए, अरे तो काहे भाई टाइम बॉम्ब की तरह क्यों बट रहे हैं? बात कर रहा हूं मैं, भारत अरे आप लेबनान के पेजर की तरह काहे बज रहे हैं? भारत के पेजर की तरह मत बजो भाई। वारिस पठान, आप हर वाक्य में इंटरप्शन है, ऑडियंसेस आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड ऑन। आप बोलिए ना, 10 सेकंड ले रहा हूं। ये जो बता रहे हैं ना इतनी बड़ी बड़ी बातें, याकूब वाज हैंग्ड बिकॉज़ ही इज मुस्लिम, असदुद्दीन ओवैसी। याकूब वाज हैंग्ड, याकूब को सजा मिली क्योंकि वो मुसलमान था, ये असद ओवैसी का बयान है। अब आपने उंगली डाली मुंह में मेरे, तो मैंने बताया ये राष्ट्रवादी का नया बुर्खा पहन के आ गया। ये गलत बात है। राष्ट्रवाद का नया हिजाब पहन के आ गया, ये गलत बात। राष्ट्रवाद का नया हिजाब पहन के आ गया। राष्ट्रवाद का कोई हिजाब और मुखौटा नहीं होता, राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद होता है। याकूब मेमन को इसलिए फांसी मिली क्योंकि पहले देश से मोहब्बत, मैंने नहीं कहा, ओवैसी ने कहा। सुनिए, देखिए, पहले देश से मोहब्बत करो। अच्छा बोलो, 1 मिनट, वंदे मातरम, वंदे मातरम बोलो, वंदे मातरम बोलो, बीजेपी के साथ बोलो वंदे मातरम, एक बार वंदे मातरम बोलो, वंदे मातरम बोलो ना। अरे वंदे मातरम बोलो। आप रत्नाकर त्रिपाठी को लाइए डिबेट पे, आप रत्नाकर त्रिपाठी को लाइए। वारिस पठान 2 मिनट विराम, पठान जी 2 मिनट विराम, आपको 2 मिनट के लिए आपको विराम देता हूं। पर मैंने सवाल पाकिस्तान कनेक्शन कांग्रेस से पूछे, ये वारिस पठान क्यों उछल? आप बोलिए ना, रत्नाकर त्रिपाठी को बोलिए, वो देख रहे हैं आप उनको। 5 तथ्य डाले, मुझे मत पूछिए। 1948, 1968, 1971, मूल मुद्दा क्या है? 1990, मूल मुद्दा क्या है? हर बार पाकिस्तान के प्रति कांग्रेस ने अपनी वफादारी दिखाई, आज भी दिखा रहे। शाहबाज मान रहे पिटाई हुई तो रेवंत रेड्डी बोल रहे भारत का नुकसान हुआ, जयराम बोल रहे आतंकी है ये सारे सांसद। मतलब कनीमोजी आतंकी है क्या? क्या सलमान खुर्शीद आतंकी है क्या? क्या ये अनुराग ठाकुर जी आतंकी है क्या? क्या आप देश के सांसदों को आतंकी कह रहे हैं? मतलब कि देश के लोगों ने आतंकियों को चुना है? ये क्लीन चिट देने का काम हुआ है। कांग्रेस ने स्ट्रेटेजिकली क्लीन चिट दिया है पाकिस्तान को, जैसे वो 26/11 में दे रही थी, जैसे वो समझौता में दे रही थी, जैसे वो पुलवामा में दे रही थी। और जिसका बैग उठाते कौन है, जगदीश शर्मा, उन्होंने भी तो दिया था 24 घंटे में पहलगाम में। क्यों भाई साहब, बैग उठाते उठाते याद है वो स्टेटमेंट, बैग उठाते उठाते याद है स्टेटमेंट, हिंदुत्व क्या प्रोजेक्ट है पहलगाम? कब हो जाएगा? बैग उठाता तू? नहीं, मैं तो बैग उठाता हूँ, देश का बैग उठाना है, रॉबर्ट वाड्रा का बैग नहीं उठाना है, रॉबर्ट वाड्रा का बैग नहीं उठाना है, देश के लिए उठाना है, हम लोगों को देश के लोगों को उठाना है और देश के लिए काम करना है। आप तो रॉबर्ट वाड्रा का बैग उठा रहे हैं, आप तो परिवार का जूता उठा रहे हैं। नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। तूने नहीं, मैं तूने ताने क्या है भाई? मैं सही बता रहा हूँ, पूरे देश को पता है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा से बढ़ के तेरे सामने कुछ नहीं है। अच्छा, मोदी की इतने चमचागिरी ना कर, समय पलटेगा, फिर जूते साफ करेगा, फिर आना पड़ेगा। धमकी दे रहे हो क्या मुझे? ध्यान में रखना, धमकी दे रहे हो क्या? आप अपनी बात करो, धमकी दे रहे हो क्या? मुद्दों की बात करो। रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी पर बात करोगे तो सुनना पड़ेगा। रॉबर्ट वाड्रा ने क्यों बोला पहलगाम हिंदुत्व ने करवाया है? मुझे मजबूरी में बोलना रॉबर्ट वाड्रा ने क्यों बोला नेता पर पहलगाम हिंदुत्व की वजह से हुआ? नेता की पोल खोलनी पड़ती है। रॉबर्ट वाड्रा ने, तुम मोदी के आदमी हो, मोदी के समर्थकों को उनका फंड कराने के लिए जैसे बॉल पे फोकस, मुझे भी बोलना पड़ेगा, मुझे भी सिंदूर पर चर्चा करना पड़ेगी। कहाँ है तुम्हारा सिंदूर? प्रोग्राम खत्म होने वाला है, एड्रेस कीजिए। अच्छा चलिए, तुम सिंदूर आपको भी विराम दे रहा हूँ, आपको भी विराम दे रहा हूं। अब रत्नाकर त्रिपाठी जी चुपचाप सुन रहे हैं, उनको लग रहा है कि वैसे भी आज बैटिंग करनी आती नहीं है, आज जिस तरह की तीव्र बॉलिंग हो रही है उसके सामने नहीं आना अच्छा है। देखिए रत्नाकर त्रिपाठी जी, आपके लिए पूरी सिचुएशन को सिंपल करते हुए मैं कहूंगा, मुझे डाउट नहीं, यकीन है कि कांग्रेस की यूपीए सरकार ने पाकिस्तान पर एक्शन कभी नहीं लिया। जब 29 अक्टूबर 2005 में बम धमाकों में 70 लोगों की मौत हो गई और 200 घायल हो गए, आपने कुछ नहीं की। उसके बाद संकट मोचन मंदिर वाराणसी के कैंट के रेलवे स्टेशन पर धमाके हो गए, 20 लोगों की मौत हो गई, आपने कुछ नहीं किया। 11 जुलाई 2006 को, है ना, 7 सबर्बन ट्रेन है जो बंबई में, वहां पे सीरियल धमाके हुए, 190 लोगों की मौत हो गई और 800 लोगों से ज्यादा लोग घायल हो गए।
कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ कहा कि हमें अमन की आशा, हमें पीस टॉक्स, हमें डिस्कशन करनी है, हमको शहनाई बजानी है, हमको बिरयानी खाना है। और जब 8 सीरियल ब्लास्ट हुए जयपुर राजस्थान में, ये 13 मई 2008 की बात है, हमारे ही मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, वैसे वो भी मुखौटा थे, असली प्रधानमंत्री तो वहां पे सोनिया गांधी थी। 71 लोगों की मौत हो गई, 185 लोग घायल हो गए, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, बोल चुके और कभी करेंगे भी नहीं। अरे 26/11 में 167 लोगों की मौत हो गई, 400 लोग घायल हो गए। कांग्रेस पार्टी को पूछा गया अब तो कुछ तो करो, बोला नहीं, बोले एक ही चीज करेंगे, बोले हम क्या, बोले अमन की आशा, अमन की आशा, पीस टॉक्स। हमको कांग्रेस पार्टी को पाकिस्तान के साथ दोस्ती बनानी है भाई, क्यों बनानी है? क्या मिलता है, क्या मिलता है रत्नाकर त्रिपाठी जी, क्या मिला? स्वामी आप मुझसे जी इतना क्यों डरते हैं कि भाग जाते हैं बार बार, खुद अपने तय कर लेते हैं कौन बैटिंग करे कोई नहीं, आप डरते हैं। ये तो आज मैंने देख लिया। आप बोले ना रिटायर हो गए, पहली बॉल जो गई आपके अंडर हैंड हो गई, चौका मार दिया मैंने, अगली बॉल बोल रहे हैं आप, अगली बॉल इस बीच में बोल रहे हैं, अगली बॉल आप बोल रहे मजा नहीं आया आपके जवाब आपको में, पता है मजा नहीं आया। कि देखता है कैसे आपके झूठ का मैं पर्दाफाश करूंगा। वो जो पूना वाला जी दिखा रहे हैं ना, उनका चाइनीज लैपटॉप है, वो टैबलेट की वो है, बताइए ना, आप तो उधर बैठे बैठे स्टूडियो से समझ गए कि उनका वही प्रॉब्लम इनको दिखाइए में बना हुआ है। ये जब से PLI स्कीम लॉन्च की तो एप्पल भारत में बनाता है, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। आपका अच्छा, इनको जवाब देना। नेता कहाँ बना हुआ है वो जरा बता दो। एक आपका नेता कहाँ बना है? तो बोलना है गोस्वामी जी। चलिए मैं बैठा हूँ ना आपके सामने, मैं आपके सामने बैठा हूँ, कहाँ भाग रहा हूँ मैं, कहाँ भाग रहा हूँ, सुन रहा हूँ ना आपकी बात। और एक एग्जांपल देता हूँ, 25 जुलाई 2008 में बेंगलुरु कर्नाटक में 7 धमाके हुए, 20 लोग घायल हो गए, एक की मौत हो गई, फिर भी आपने कुछ नहीं किया। सुनना पड़ेगा आपको, मैं तो सुनाऊंगा। आपने 26 जुलाई 2008 अहमदाबाद गुजरात 20 बम धमाकों में 57 लोगों की मौत हो गई, 100 घायल हो गए। सोनिया गांधी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया? सेना आपके पास गई थी कि भाई कुछ कीजिए, आपने बोला कुछ नहीं करेंगे, पाकिस्तान के साथ दोस्ती बनानी है। देखता है भारत की आप कितने डरपोक है कि मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। आप बोल नहीं पा रहे, तो आप बोल नहीं पा रहे, आप पसीना आ रहा है आपको, 5 बार पानी पी चुके हैं, अच्छा नहीं लग रहा है आपको, तबीयत खराब आपकी हो रही है। पिएंगे भाई, गर्मी है, पानी पिएंगे। आपकी तरह कोई बीजेपी की सेवा करके एयर कंडीशन में थोड़ी बैठा हूँ। अब बोलिए ना, आपके पास एयर कंडीशन नहीं है, एयर कंडीशन नहीं है, पंखे में बैठा, तो मेरी बात सुन लीजिए आप। 3 लोग से हम लड़ते हैं ना, कांग्रेस के जमाने में आपके घर में तो बिजली भी नहीं थी। बात सुनिए सर, काम की बात किया जाए ना, काम की बात कर रहा हूँ। देखता है भारत झूठ बोलते हैं। 2000 लोगों की मौत की बात मैंने कही, आप बोल रहे हैं काम की बात नहीं है। 2000 लोगों की मौत की बात कही, आप बोल रहे काम की बात नहीं है, तो क्या काम की बात होती है भाई? अरे भाई बोलने दीजिए। आम भारतीय वहां पे कितने मरे आतंकवादियों के कारण आपके जमाने में, आपने कुछ नहीं किया, आप बोल रहे काम की बात नहीं है। नहीं, आपको क्या लगता है, आप ऐसी बात क्यों करते हैं? मत डरिए गोस्वामी जी। नहीं, ऐसी बात क्यों करते हैं? 26/11 काम की बात नहीं है, सीरियल ब्लास्ट काम की बात नहीं है, क्यों नहीं? मैंने कहा कि आप नहीं डरते हैं तो बोलने दीजिए। क्यों नहीं है? 26/11 काम की बात क्यों नहीं है? आप तो इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं, आपके पास कोई पॉइंट ही नहीं है, आप हार गए। आप चुप रहिए ना, चुप रहिए। पुलवामा में 40 जवान मारे गए, बालाकोट का नाम सुना है आपने? के बावजूद कि गवर्नर ने कहा था कि इन जवानों को प्लेन से भेजा जाए। अभी पहलगाम में 27 लोग मारे गए, उसके बाद आपने कहा कि हम वहां आक्रमण कर रहे हैं। आपने आक्रमण, हमने कहा कि आक्रमण कर रहे हैं, हमने कहा आक्रमण नहीं हुआ। आप कह रहे सेना झूठ बोल रही है, आप कह रहे सेना झूठ बोल रही है। पाकिस्तान में 17 आदमी मारे गए, पुंछ से कश्मीर में, राजौरी में, और 100 से ऊपर गंभीर रूप से घायल थे, पता नहीं कितने उसमें मरे। ये स्टेट किलिंग है। 17 आदमी आपके जवाब में मारे गए और आपने तुरंत ब्लॉक कर दिया, कि ट्रंप ने कह दिया कि हम धंधा नहीं करेंगे आपके साथ।
बनिया बन गए आप, आपने डर गए। नहीं, ये क्या उन 17 आदमी की मौत का कौन जवाब आपने देगा? क्या बोला? ये राज्य की शब्द हत्या क्या इस्तेमाल आपने क्या बोला? बनिया क्या बोला? ये क्या शब्द आप ये क्या शब्द है? वापस लीजिए। ये क्या शब्द है? आप वापस लीजिए। एक समाज को ये हमेशा जाति जनगणना, राष्ट्रहित के बाद आर्मी में जाति जनगणना, जाति के आधार पे पूरे देश को तोड़ने की कोशिश। आप अपने शब्दों को वापस लीजिए। आपने जो कहा आप इसको वापस लीजिए। जब पाकिस्तान ने आप सॉरी बोलिए। 17 लोग को मार दिया तो आपने क्यों वापस कर दिया? आपने सीज फायर क्यों किया? 27 उधर मारे गए, इधर मारे गए, क्यों अपमानित किया? अभी आपने एक समाज को क्यों अपमानित किया? आप बोलिए बीजेपी को गाली दीजिए ना, आप मोदी को वैसे गाली देते हैं, पर मोदी समाज को गाली, ओबीसी समाज को गाली, अभी आपने बनिया समाज को गाली दी। अब होते कौन है भाई? बनिया समाज को गाली देने वाले आप कौन है? हुआ यू? आप कौन होते हैं? पाकिस्तान के सामने एक मुंह नहीं खुलता तुम्हारा। आपने गाली दी है, पाकिस्तान को नहीं बोल पाते, शहबाज शरीफ को नहीं बोल पाते। वहां पे आप पाकिस्तान के DGISPR के प्रवक्ता बने हुए हैं। मोदी को बंदर बना के आपने लगाया था। अरे छोड़ो भाई, था। बंदर कौन है? स्क्रीन पर दिख रहा है बंदर की तरह कौन बैठा है? बंदर की तरह कौन बैठा है दिख रहा है? बंदर भी कोई पर्सनल बात नहीं होगी। कोई समाज को बदनाम नहीं करेगा। फराज जी देखिए, फराज जी आप राष्ट्रीय हित में कांग्रेस पार्टी की सोच से आप अलग हो जाइए। आपको अपना आइसोलेटेड पोजीशन रखना पड़ेगा। देखिए आप ये नहीं कर सकते। जो कांग्रेस पार्टी के मनीष तिवारी, आप मुझे बताइए, आप आज मैं रत्नाकर त्रिपाठी और फराज जी दोनों से पूछना चाहता हूं कि मनीष तिवारी ने कहा कि मैं जो कांग्रेस पार्टी कह रही है वो गलत है। सच्चाई ये है कि भारत के DGMO और पाकिस्तान के DGMO में बातचीत हो रही थी। क्या आप मनीष तिवारी के साथ है कि राहुल गांधी के साथ? बोलिए। मनीष तिवारी बात रही है, कहा कि DGMO में बात हो रही थी और मनीष तिवारी भारत की संस्था से गए हैं डेलीगेशन में। आप मुझे बताइए, एक मिनट फराज भाई, एक मिनट। निशिकांत दुबे ने तो जाकर बोला कि आतंक का धर्म नहीं होता, फिलिस्तीन एक राष्ट्र है, हमने उसको मान्यता दी, इजराइल गलत है। तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बदल गई। आप पहले ये बोलिए, आप बोलिए अब हमास, आप बोलिए आप हिंदू टेरर की बात करते हैं, आप कहिए कि हमास एक आतंकवादी संगठन है। बोलिए फराज जी, हमास एक आतंकवादी संगठन है कि नहीं है? बोलिए। अर्नब जी आखिरी सवाल, पॉइंटेड सवाल, हमास आतंकवादी संगठन है कि नहीं है? बताइए मुझे। नहीं बोल। अर्नब जी अब मेरी बात सुनिए। हमास पे भी बात कर लेंगे, तालिबान पे भी बात कर लेंगे। तालिबान के साथ आजकल कौन सी सरकार बैठ रही है दुनिया को पता है, लेकिन मैं हमास की बात कर रहा हूं। एक सवाल है, आपने कहा कि आप राहुल जी से अलग। अरे सर सुनिए, अब आप इतना ज्यादा इंटरजेक्शन मत करिए, थोड़ा टाइम दीजिए। आपने अभी कहा कि राहुल जी से आप किनारा कर लीजिए, कांग्रेस से आप किनारा कर लीजिए। यही तो चाहते हैं आप कि देश में विपक्ष की आवाज को दबा दिया जाए। लेकिन राहुल जी अगर देश के लिए विपक्ष की आवाज बनेंगे तो हम उनका साथ देंगे, क्योंकि हम पूछेंगे ये कि RS पठानिया जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कहता है कि सोए हुए थे एयरफोर्स। फराज जी समय कम है, मैं आपसे एक बार और विनती करते हुए प्रोग्राम को खत्म करता हूं। मेरी एक ही विनती है फराज जी, एक ही विनती है, ये समय नहीं है राजनीति करने की, ये आपकी राजनीति करने का समय नहीं है। आप मत करिए फराज जी, आप नेशन फर्स्ट की बात करिए, आप राष्ट्रीय सर्वोपरि की बात करिए, आप ये लोकल पॉलिटिक्स मत करिए। ऑपरेशन सिंदूर चल रही है, आप राजनीति मत करिए, ऑपरेशन सिंदूर चल रही है, आप राजनीति मत करिए। दोस्तों आज समय कम है, अगली शुक्रवार आपसे फिर मिलूंगा। दोस्तों आप देख रहे थे मेरे साथ, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे थे मेरे साथ पूछता है भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिर्फ जीरा सिर्फ MDH का जल जीरा सिर्फ MDH का जल जीरा।